नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने सीएम आवास में अधिकारियों के साथ बैठक से पहले आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा है और इस हृदय विदारक घटना ने संपूर्ण देश को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री ने हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि उत्तराखंड वासियों की ओर से मैं शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूं। ये कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर ही नहीं बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी हमला है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों की जम्मू कश्मीर की अशांत करने की जो कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी और इस कुकृत्य का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी ने पहलगाम में हुए हमले को लेकर शोक संवेदना व्यक्त की है। उसी के साथ उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से जो कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम से जुड़ी जो बड़ी खबर है जिसमें बताया हमले के चलते कई परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया है, इसको चलते क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? वहीं पर अभी सीएम धामी ने अपने आवास पर सभी को श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए श्वेता, जम्मू के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कायराना हमला करार दिया है और ये कहा है कि जितने भी आतंकी इस घटने में शामिल हैं और जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार करेगी। और उन्होंने दुख की इस घड़ी में जितने लोग प्रभावित हुए हैं और जितने लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा है कि उनके साथ न्याय होगा और केंद्र सरकार ऐसे कृत्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और अपनी संवेदना भी उन्होंने व्यक्त की है और ये कहा है कि आतंकवाद जो है संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्य पर हमला है और इस तरह के कृत्य को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोज सुबह अपने आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और रोजमर्रा के कार्यक्रमों को लेकर के वो उनसे बातचीत करते हैं। तो आज सुबह जब अधिकारियों के साथ उनकी जो पहली बैठक थी सीएम आवास में जो होती है उस वक्त इस घटना की निंदा करते हुए उन्होंने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और 2 मिनट का मौन रखा है और ईश्वर से उनको अपने चरणों में स्थान देने की कामना की है और इसके साथ साथ उनके परिजनों को भी धैर्य रखने की ईश्वर से प्रार्थना की है। कुल मिलाकर के देखिए, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो पूरा देश एकजुट होता है और सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा कृत्य करने वालों को एक बड़ा सबक सिखाया जाए और आगे से इस तरह की कोई घटना न हो। ये घटना बेहद दुखद है और इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट भी किया है और ये भी कहा है कि केंद्र सरकार इस पर सख्त कदम उठाएगी और ऐसे जो लोग शांति प्रिय तरीके से अपने देश के किसी भी हिस्से में जाकर के रह सकते हैं, घूम सकते हैं और ऐसे में उनके साथ इस तरह का जो हमला किया गया है वो एक कायराना हमला। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे जिन्होंने बताया कि पहलगाम में हुए हमले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की और उस बैठक से पहले उन्होंने उन सभी मृतकों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर है। जो राजकीय क्रांति दिवस मेले में शामिल होंगे सीएम धामी, जहां पीठ शरण गढ़वाल पहुंचेंगे सीएम धामी, जो स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह की स्मृति कार्यक्रम में होंगे शामिल, जहां ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट का करेंगे लोकार्पण, जहां हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए ट्रैक का करेंगे लोकार्पण, काशीपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर सीएम धामी के
आज के कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर है। जो राजकीय क्रांति दिवस मेले में शामिल होंगे सीएम धामी, जब पीठ सड़ गढ़वाल पहुंचेंगे सीएम धामी और उसी के साथ स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद सिंह की स्मृति कार्यक्रम में होंगे शामिल और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का करेंगे लोकार्पण और हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए ट्रैक का लोकार्पण करेंगे और उसी के साथ काशीपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम धामी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और किस तरीके के कार्यक्रम में आज वो प्रतिभाग करने वाले हैं? देखिए श्वेता, आज 11:30 बजे पौड़ी गढ़वाल के पीठ सहन में राष्ट्रीय क्रांति दिवस मेला का आयोजन किया जा रहा है और इस मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, आज इसका शुभारंभ करेंगे। और ये जो मेला है ये 23 अप्रैल 1930 के दिन पेशावर कांड के जो नायक रहे वीर चंद सिंह गढ़वाली, उनकी स्मृति में उनको याद करते हुए इस मेले का आयोजन होता है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, चूंकि वीर चंद सिंह गढ़वाली ब्रिटिश सेना के एक जवान थे, उस दौरान ब्रिटिश सेना के अफसरों ने ये कहा था कि आदेश दिया था कि जो पठान हैं वहां पर मौजूद हैं, उन सभी पठानों के को गोली मार दी जाए। तो ऐसे में वीर चंद सिंह गढ़वाली ने अपने देश के लोगों के जान की रक्षा करते हुए कहा था कि वो इस तरह के कृत्य नहीं करेंगे और उन्होंने अपने साथी जवानों को भी मोटिवेट किया था और अपने देश के लोगों के प्राणों की रक्षा की थी। तो ये जो पेशावर कांड रहा, ये स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ और उसके बाद से उनको हमेशा याद किया जाता है। और एक जो सेनानी रहे हैं वो वीर चंद सिंह गढ़वाली, उन्होंने एक ऐसा मिसाल पेश किया था, उन्होंने जो कार्य किए थे उसको सम्मान के तौर पर देखा जाता है और उनको याद किया जाता है। तो आज 11:30 बजे पौड़ी गढ़वाल के पीठ सहन में उनके गांव में ये राष्ट्रीय क्रांति दिवस मेले का आयोजन होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर जाएंगे और 1:15 बजे काशीपुर में संभागीय परिवहन कार्यालय में नवनिर्मित ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण करेंगे। और चूंकि इसके साथ साथ वहीं से वो ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए भी चूंकि ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है, तो उसका भी वहीं से वो वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल जाएंगे, इसके बाद वो उधम सिंह नगर जाएंगे और उधम सिंह नगर में ही काशीपुर में वो विभिन्न जो वार्ड हैं वहाँ के लिए वाटर कूलर का निःशुल्क जो एम्बुलेंस है उसको फ्लैग ऑफ करेंगे, यानी उसको रवाना करेंगे। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का जो कार्यक्रम है ये 2 जिलों में आयोजित होगा। एक अजय जी, जिस तरीके से आपने बताया कि काशीपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया जाएगा, उसमें कितनी निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ किया जा रहा है, कितनी एम्बुलेंस इस दौरान इसमें शामिल की गई हैं? देखिए 1 दर्जन बताया जा रहा है कि सीसीआर के माध्यम से काशीपुर के विभिन्न वार्डों में वाटर कूलर भेजा जाएगा और ये निःशुल्क रहेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इसका फ्लैग ऑफ करेंगे। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी इस तरह की योजना को अमली जामा पहनाने की कवायद की जा रही है और आने वाले दिनों में प्रदेश के सभी 13 जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में इस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। और कुल मिलाकर के सरकार की ये कोशिश है, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो सरकार की जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं का उनको लाभ मिले और व्यवस्थित तरीके से वो उस लाभ तक पहुंच पाए। तो इसके लिए उनको जागरूक भी किया जा रहा है और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया भी जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जुड़े खबर जानकारी दी है, जहां राजकीय क्रांति दिवस और मेले में शामिल होंगे सीएम धामी, जो पीठ सड़ गढ़वाल पहुंचेंगे सीएम धामी और स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद सिंह के स्मृति कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसी के साथ ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का लोकार्पण करेंगे, जो हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए ट्रैक का लोकार्पण है, जहां पे काशीपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी करेंगे सीएम धामी।
कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देहरादून में भी अलर्ट घोषित किया गया है। जो देहरादून के एसएसपी ने अलर्ट जारी करते हुए पूरे जिले में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद देर रात तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां देहरादून की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन और व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई। जहां देहरादून पुलिस ने बॉर्डर एरिया, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, घंटाघर और अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ा दी है और आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। जहां एसएसपी अजय सिंह खुद देर रात तक इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने अलग अलग चेकिंग प्वाइंट पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मसूरी धनोल्टी मार्ग बसाघाट के पास एक व्यक्ति की खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि देर रात को व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ बसाघाट घूमने के लिए गया था और वह शौच के लिए खाई की तरफ गया, जहां पर पैर फिसलने से वह खाई में जा गिरा। जो खाई काफी गहरी थी, जिससे व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाया और स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस और फायर सर्विस 108 को घटना की सूचना दी। वहाँ मसूरी पुलिस मसूरी कोतवाल संतोष कुंवर के नेतृत्व के मौके पर पहुंची, जहां परंतु गहरी खाई होने के कारण खाई में गिरे व्यक्ति को रेस्क्यू करने में दिक्कतें आई हैं, जिसके बाद एसडीआरएफ को मौके पर बुलाना पड़ा और एसडीआरएफ, मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के जवानों के द्वारा संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और काफी मशक्कत के बाद युवक व्यक्ति को खाई से निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रदेश में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने कहा है कि सभी होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट आदि का व्यवसाय करने वालों को शुभकामनाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों की तरह जैसे यात्रा चलती रही है, सरकार उसी तरीके से यात्रा चलने दे। सरकार यात्रियों की सुरक्षा का और यात्रा मार्गों का ध्यान रखे। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष में होते हुए भी हम स्थितियों को पैनिक या नेगेटिव नहीं करना चाहते। साथ ही प्रदेश में चल रहे होम स्टे पर गणेश गोदियाल ने कहा कि हम होम स्टे सही से चले और उसे व्यक्ति कुछ अर्जित कर सके, इस पर सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन यह तभी होगा जब अच्छी खासी संख्या में पर्यटक आएंगे। शुभकामनाएं हैं। चारधाम यात्रा बहुत अच्छी चले। हमारे तमाम व्यवसायी साथी जो होटल चलाते हैं, छोटे छोटे ढाबे चलाते हैं या जो लोगों को वहां तक पहुंचाने का और वापस लाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, उन सब की साल भर से ये उम्मीद होती है कि चारधाम यात्रा चले। हमारी शुभकामनाएं हैं। सरकार के दावे, उन दावों की असली परख तब होगी जब हकीकत से रूबरू होता है। तो जब यात्रा चलेगी, मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि सरकार पिछले वर्षों की भांति अपने आप जानबूझकर सरकार द्वारा जनित दिक्कतें पैदा न करे। सरकार यात्रा को जो अपने आप चलती है बदस्तूर, उसको चलने दे। सरकार यात्रियों के सुरक्षा का ध्यान रखे, उनकी हिफाजत का ध्यान रखे, यात्रा मार्ग का ध्यान रखे कि यात्रा मार्ग ठीक ठाक बना हो, उसका ध्यान रखे, पर लोगों को ना छेड़े, लोगों को हिदायत न दे कि आप यहीं तक जाएंगे, आप यहाँ नहीं जाओगे, आप यहाँ जाओगे, जब तक कि उनके जीवन को कोई खतरा न हो। खतरे की स्थिति में सरकार का कर्तव्य है कि सरकार ऐसी जगह न जाने दे लोगों को जहाँ जीवन को खतरा हो सकता है। पर कुल मिला के हमारी शुभकामनाएं हैं। जब चारधाम यात्रा शुरू हो रही हो, हम विपक्ष के होते हुए भी हम स्थितियों को पैनिक नहीं करना चाहते, नेगेटिव नहीं कहना चाहते। हम शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छी चारधाम यात्रा चले। शुभकामनाएं हैं। चारधाम यात्रा बहुत अच्छी चले। हमारे तमाम व्यवसायी साथी जो होटल चलाते हैं, छोटे छोटे ढाबे चलाते हैं या उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण के लिए आवेदन पहुंचने लगे हैं। जहां देहरादून में यूसीसी के नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि अब तक मैरिज और अन्य रजिस्ट्रेशन के लिए 6,676 आवेदन आ चुके हैं, जबकि लिव इन रिलेशनशिप के लिए 16 आवेदन आए हैं।
खबर देहरादून से आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के मामले को लेकर बताया जा रहा है कि अब लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है और उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन पहुंचने लगे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं, जहाँ पे अजय जी, जिस तरीके से अब यूसीसी के बाद से अब लिव इन रिलेशनशिप के लिए जो पंजीकरण के लिए आवश्यक कर दिया गया है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए श्वेता, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद अब ये इसके प्रावधान में तय किया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण आवश्यक है। इसके साथ साथ जो विवाह का भी पंजीकरण करना आवश्यक है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अब इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। तो इसके लिए देहरादून में जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर अविनाश खन्ना, नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है और उन्होंने ये बताया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो है लगातार आवेदन आ रहे हैं और उन आवेदन को दुरुस्त करने के लिए कहा जा रहा है और तमाम ऐसे आवेदन हैं जिनको खारिज भी किया गया है। तो अगर जहां पर डॉक्यूमेंटेशन की कमियां हैं, जहां कागज पूरे नहीं है, उनको पूरे करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद ही उसको आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे में 6,673 आवेदन जो है वो आ चुके हैं जो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि पिछले कई बरसों पुराने ही रजिस्ट्रेशन कराने हैं जिनकी शादियां हुई हैं और उसके बाद से जो वर्तमान में शादियां हो रही हैं उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे में ये प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसके साथ साथ जो लिव इन रिलेशनशिप का विषय है वो काफी महत्वपूर्ण विषय है और ऐसे में उसके लिए भी लगातार आवेदन आ रहे हैं और उसमें भी तमाम आवेदनों को जांचा और परखा गया है। तो 16 आवेदनों को आगे प्रक्रिया के तहत बढ़ाया गया है और तमाम ऐसे और भी आवेदन है लिव इन रिलेशनशिप के जिनको अभी खारिज किया गया है, क्योंकि वहां पर पर्याप्त कागजी कार्रवाई करने के लिए कागज उपलब्ध नहीं है। तो उनको ये कहा गया है कि वो तमाम जो सर्टिफिकेट वगैरह है, जो प्रमाण पत्र है, वो सभी जमा करें, उसके बाद ही उनको आगे की प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत अब चूंकि लागू हो गया है तो यहाँ पर उसी के तहत काम भी हो रहा है। उसी के तहत अधिकारी लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, दिशा निर्देशन भी दे रहे हैं और जिनको अगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उसको बताया भी जा रहा है। बाकायदा सरकार ने एक पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के जरिए लोग आवेदन कर रहे हैं और जहां उनको जानकारी नहीं हो पा रही है, जहां उनको कमी नजर आ रही है, तो वो डायरेक्ट नगर निगम में भी आ रहे हैं और तमाम जिले के जो मुख्यालय हैं वहां पर आकर के उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और उस प्रक्रिया के तहत जो आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर रहे हैं। जी अजय जी, आपने जिस तरीके से बताया कि इसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और पोर्टल के माध्यम से ही इसमें जो अपनी अर्जी इसमें डाली जा रही है, क्या ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी क्या इस तरीके के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोशिश यही है कि ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन हो और इसके लिए पूरा फोकस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए रखा गया है। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद उनकी जो प्रक्रिया है आगे पूरी करने में कठिनाई होती है तो जिला मुख्यालयों में भी वो संपर्क कर रहे हैं और यहाँ से उनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है किस तरह से वो रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इसके लिए सरकार ने पूरा मुख्य तौर पर जो फोकस किया है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत ही किया है और उसी के तहत जो है उनको आवेदन करना है। लेकिन अगर ऑनलाइन के तहत दिक्कत आ रही है और अगर कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और बाकी परेशानी हो रही है तो उसको लेकर के वो जिला मुख्यालयों में आकर के संपर्क कर रहे हैं और हर जगह पे, हर जिले में नोडल अधिकारी हैं, वो अपने अपने स्तर से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनसे वो लोग संपर्क करके आगे की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद उस पर कार्रवाई हो रही है और जो प्रमाण सही पाए जा रहे हैं, जो आवेदन सही पाए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करते हुए इस यूसीसी के प्रावधानों के तहत उन कागजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और लेकिन जहाँ पर कोई कमी है, त्रुटि है, तो उस पर दोबारा से उनको आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है और सभी कागजात जो है पूर्ण होने चाहिए, तभी इस प्रक्रिया के तहत आवेदन को पूर्ण माना जाए। जी अजय जी, आखिरी सवाल ये है कि इस रजिस्ट्रेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं उनसे किस तरीके के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, कौन कौन से दस्तावेज इस दौरान उनको सबमिट करने होंगे?
देखिए, सबसे पहले जो है आधार कार्ड चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा जो उनका आवास जा रही थी, जहां पे बता दें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन पहुंचने लगे हैं। जो यूसीसी के नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश ने बताया है कि अब तक 6,676 आवेदन आ चुके हैं, जबकि लिव इन रिलेशनशिप के लिए 16 आवेदन आए हैं। अब खबर नैनीताल से है, जहाँ कैची धाम के पास एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एसडीआरएफ की दुर्घटना वाहन किया रेस्क्यू किया गया है, जब वाहन में फंसा है वाहन चालक। दरअसल कैची धाम के पास एक पिकअप वाहन पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में चालक वाहन में ही फंस गया। वहीं सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ टीम घटना स्थल पर पहुंची है। त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त पिकअप वाहन तक पहुंच बनाई है, जिसमें एक चालक व्यक्ति वाहन के अंदर ही फंसा हुआ था, जिसे एसडीआरएफ टीम ने कड़ी मशक्कत के दौरान रेस्क्यू उपकरणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार दिया है और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।